हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस फाउंडेशन पे। तो आज हम क्लास 10th हिस्ट्री का पहला चैप्टर का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम हंगर, हार्डरशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट कवर करेंगे। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। द 1830 वीयर द ईयर ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डरशिप इन यूरोप। जो 1830 जो ईयर था, इस ईयर में जो यूरोप का जो इकोनॉमिक का एकदम तहस नहस इकोनॉमी हो गया था। देयर वॉज ए ह्यूज ग्रोथ इन द पॉपुलेशन। इस साल जो पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आया था। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी के पहले हाफ में नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ इंक्रीज मैन फोल्ड। जो अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर था वो भी इंक्रीज हो गया था। देयर वॉज ए लार्ज स्केल ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू द अर्बन एरिया। लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर दिए थे। सच माइग्रेशन लिव्ड इन ओवर क्राउडेड स्लम्स इन द सिटी। इस कारण जो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था। एट दैट टाइम, उस समय द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड वॉज मोर एडवांस। उस समय जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा एडवांस था। इन द अदर पार्ट ऑफ यूरोप, यूरोप के अदर पार्ट से अगर कंपेयर करें तो इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो बहुत एडवांस था उस समय। हिंस चीप मशीन्स मेड गुड फ्रॉम इंग्लैंड गेव स्ट्रिप कंपटीशन टू द स्मॉल प्रोड्यूसर इन द टाउन। जो इंग्लैंड के जो मशीन्स थे वो सस्ते दाम में गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे। इस कारण जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे और दूसरे टाउन में उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था यूरोप के मार्केट में। इन सम रीजन्स ऑफ यूरोप, यूरोप के कुछ रीजन में अरिस्टोक्रेसी वॉज स्टिल पावरफुल। जो अरिस्टोक्रेसी था वो अभी भी बहुत पावरफुल था। एंड द पीजेंट वेयर अंडर द बर्डन ऑफ द फ्यूडल ड्यू टू द ऑब्लिगेशन। और अभी भी जो पीजेंट थे अभी भी बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबे हुए थे। अ ईयर ऑफ ए बैड हार्वेस्ट, एक जो वो साल था उसमें हार्वेस्ट भी मतलब फसल भी बहुत खराब हुआ। कपल्ड विद द प्राइस राइज ऑफ द फूड लेड टू द पॉपुलिज्म इन द टाउन एंड द कंट्री। इस कारण जो फूड ग्रेन्स का जो प्राइस था वो भी बढ़ गया। इस कारण जो यूरोप में चारों तरफ भुखमरी भी आ गया। द ईयर 1848, जो साल 1848 था, वॉज वन सच बैड ईयर। वो भी एक बहुत बुरा साल था। बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द फूड, क्योंकि जो फूड था उसका शॉर्टेज हो गया था। एंड हाई लेवल ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट का भी बहुत ज़्यादा हो गया था। बहुत ज़्यादा पीपल जो थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे। द पीपल ऑफ द पेरिस कम आउट ऑन द रोड। जो पेरिस के जो लोग थे वो सड़क पे आ गए थे। द प्रोटेस्ट वॉज एट सच अ लार्ज स्केल। जो प्रोटेस्ट कर रहे थे मतलब विरोध कर रहे थे वो बहुत लार्ज स्केल में लोग विरोध कर रहे थे। दैट लुइस फिलिपी हैड टू फ्ली। इस कारण जो लुइस फिलिपी जो वहाँ के जो किंग थे वो अपना पद छोड़ दिया। और नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक। जो नेशनल असेंबली था वो घोषणा कर दिया रिपब्लिक का। इट गारंटी द स्टफेज टू ऑल द एडल्ट मेल्स अबव 21। इससे जो भी जो मेल है जो 21 ईयर से ऊपर के है उनको वोट देने का राइट भी मिल गया। इट गारंटीड द राइट टू वर्क। इससे जो लोग थे उनको काम करने का भी अधिकार मिल गया। नेशनल वर्कशॉप्स वेयर सेटअप। जो नेशनल वर्कशॉप है वो उसको बैठाया गया, मतलब उसको एस्टेब्लिश किया गया टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। ठीक है। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। व्हेन द रिवोल्ट ऑफ द पुअर टुक प्लेस इन 1848, जब पुअर लोगों का जो रिवोल्ट शुरू हुआ 1848 में, अनदर रिवोल्यूशन वाज बिगन लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लासेस। जो और भी एक रिवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ वो एजुकेटेड मिडिल क्लास द्वारा स्टार्ट हो गया था। इन सम पार्ट ऑफ द यूरोप, यूरोप के कुछ पार्ट में इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट डिड नॉट एट एग्जिस्ट। जो यूरोप के और भी कुछ पार्ट थे वहाँ पे अब तक कोई भी इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट का कोई भी एग्जिस्टेंस अभी तक नहीं आया था। जैसे कि वहाँ पे जो जगह थे जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड अरिस्टो हंगरियन एम्पायर, यहाँ पे कोई भी अभी नेशन स्टेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। मैन एंड वुमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लासेस फॉर्म दिस पार्ट ऑफ रेस डिमांड फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन। यहाँ के जो मिडिल क्लास के जो औरतें थे ये डिमांड की नेशनल यूनिफिकेशन के लिए एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। दे डिमांडेड, उनका डिमांड था द क्रिएशन ऑफ द नेशन स्टेट, नेशन स्टेट का क्रिएशन होना ऑन द पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल पर। दे वांटेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, उनको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था फ्रीडम ऑफ प्रेस, जिसमें प्रेस का फ्रीडम हो और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, और जो और सब चीज़ का जो एसेंशियल चीज़ है वो सबका फ्रीडम हो। जैसे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, राइट टू वोट हो, मतलब अपने जो और भी जो लोग अपने जो व्यू एक्सप्रेस करना चाहते हो वो भी कर सके। ये सब का उनको फ्रीडम चाहिए था। और उनको जो गवर्नमेंट चाहिए था बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक चाहिए था और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए। ठीक है।
तो हमारा जो अगला टॉपिक है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन जर्मन रीजन में देयर वेर ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन। वहाँ पे बहुत सारे नंबर में पॉलिटिकल एसोसिएशन थे। उस मेंबर वेर मिडिल क्लासेस, उनके जो मेंबर थे वो मिडिल क्लास के लोग थे। प्रोफेशंस बिजनेसमैन एंड प्रोस्परस आर्टिस्ट। वहाँ के जो मेंबर्स थे वो बिजनेसमैन थे, आर्टिशियंस थे। दे केम टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। उन लोगों ने एक साथ फ्रैंकफर्ट के सिटी में आए एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट करेंगे। ऑन 18 मई 1848 और 18 मई 1848 में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टूक आउट और 1848 में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वहाँ से सेलेक्ट हुए टू टेक पार्ट इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में पार्ट लेने के लिए, विच वॉज कन्वेड इन द चर्च एट द सेंट पॉल, जो कि सेंट पॉल चर्च में आयोजित किया गया था। दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द जर्मन नेशन। उन्होंने जर्मन नेशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। दिस जर्मन नेशन वॉज टू बी हेडेड बाय द मोनार्ची सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट। ये जो जर्मन नेशन था वो मोनार्ची द्वारा ही लीड किया जाएगा। जैसे कि हम लोग ने जिससे पहले पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च, ठीक उसी प्रकार ये जर्मन नेशन भी चलेगा। फ्रेडरिक विलियम सिक्स किंग ऑफ द प्रूसिया वॉज ऑफर द क्राउन ऑफ दिस टर्म। जो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ थे, जो प्रूसिया के किंग थे, उनको क्राउन दिया गया, बट ही रिजेक्टेड, लेकिन उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। ऑफर एंड ज्वाइन अदर द मोनार्च टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। और उन्होंने अपोज कर दिया और ज्वाइन कर लिया दूसरे मोनार्च को, और ये जो इलेक्टेड असेंबली था इसको अपोज करना वो भी शुरू कर दिए। द अपोजिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी का अपोजिशन एंड द मिलिट्री का टू द पार्लियामेंट के विरोध में ग्रीव स्ट्रॉन्गर, ये बहुत मजबूत होना शुरू हो गया। मीनवाइल इसके बाद द सोशल बेस ऑफ द पार्लियामेंट इरोडेड। इसके बाद जो बेस था जो पार्लियामेंट का वो भी खत्म हो गया, बिकॉज इट वाज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लासेस, क्योंकि ये जो मिडिल क्लास जो लोग थे उन्हीं के द्वारा ये डोमिनेट था। द मिडिल क्लास से रजिस्टर्ड द डिमांड ऑफ द वर्कर। जो मिडिल क्लास थे वो जो वर्कर के डिमांड को नहीं माने। एंड आर्टिसियन दस लॉस्ट देयर सपोर्ट। और जो आर्टिसियन थे उन्होंने अपना सपोर्ट को हटा लिया। फाइनली ट्रूप्स वर कॉल्ड एंड असेंबली वाज फोर्स टू डिसबैंड। और उसके बाद जो मोनार्च जो थे उन्होंने अपना मिलिट्री को बुलाया और इसको डिसबैंड कर दिया। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फिर से बैन हो गया। सो इस वीडियो में क्या क्या हुआ, जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था, इसमें जो जर्मन लोग थे वो फ्रैंकफर्ट सिटी में आए। उसके बाद अपना क्या क्या किए, जर्मन का जो नेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किए। उसके बाद जो फ्रेडरिक जो फोर्थ थे, जो प्रूसिया के जो किंग थे, उनको क्राउन ऑफर कर दिया गया, लेकिन उन्होंने अपना क्राउन लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया और इसको अपोज किया। उसके बाद क्या हुआ कि जो मिलिट्री और एरिस्टोक्रेसी इसको जो अपोज कर रहे थे वो बहुत स्ट्रांग हो गया। उसके बाद जो मिडिल क्लास था वो जो डिमांड वर्कर का जो डिमांड था उसको रजिस्ट कर दिया। इसके कारण उनका जो सपोर्ट खो दिया गया। इसके कारण फिर से जाकर जो मोनार्ची था इसको डिसबैंड कर दिया। ठीक है। ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द लार्ज नंबर। जो वुमेन थे वो भी बहुत लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट किए इन द लिबरल मूवमेंट में। इन स्पाइट ऑफ दैट दे वर डिनाइड टू वोटिंग राइट। लेकिन उसके बाद भी उनको वोटिंग राइट नहीं मिला। ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली, जब असेंबली का इलेक्शन हो रहा था उस समय उनको वोटिंग राइट नहीं मिला। व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेड इन द चर्च सेंट पॉल। जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट आयोजित हुआ था सेंट पॉल के चर्च में, वुमेन वेर अलाउड ओनली ऑन ऑब्जर्वर टू स्टैंड इन द विक्टर गैलरी। उनको सिर्फ अलाउ किया गया था कि जो विक्टर गैलरी में वहाँ पे खड़ा होकर वो देख सके। ऑल्दो द लिबरल मूवमेंट वेयर सप्रेस्ड बाय द कंजर्वेटिव। लेकिन जो ये लिबरल मूवमेंट था कंजर्वेटिव जरा उसको दबा दिया गया था। फोर्स्ड बट द ओल्ड ऑर्डर। लेकिन जो ओल्ड ऑर्डर था कुड नॉट बी रिस्टोर्ड। जो ओल्ड ऑर्डर था उसको रिस्टोर नहीं किया गया। इन द ईयर 1848, जो ईयर 1848 था, द मोनार्ची बिगेन टू रियलाइज दैट, जो मोनार्ची थे उनको रियलाइज हुआ दैट द ग्रांटिंग कंसेशन टू द लिबरल नेशनलिस्ट, क्योंकि जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उनको कंसेशन देना रिवोल्यूशनरी वाज द ओनली वे टू एंड द साइकिल ऑफ रिवोल्यूशन। इसका जो रिवोल्यूशन का जो साइकिल है उसको अंत करने का एक ही तरीका है। जो लिबरल नेशनलिस्ट है उनके जो कंसेशन जो मिल रहा है उसको खत्म किया जाए। हेंस द मोनार्चीज ऑफ द सेंट्रल एंड द ईस्टर्न यूरोप बिगैन टू इंट्रोड्यूस द चेंज। इसका जो सेंट्रल यूरोप का और ईस्टर्न यूरोप के जो मोनार्चीज थे वो इस सब चीज़ को खत्म करना शुरू किए। विच हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस इन द वेस्टर्न यूरोप बिफोर 1815, जो कि ये शुरू हो गया था पहले से ही वेस्टर्न यूरोप में 1815 के पहले से। सेल्फडोम एंड द बॉन्डेड लेबर वेयर एबोलिश्ड। जो सेल्फडोम एंड बॉन्डेड लेबर थे उसको भी हटा दिया गया। बोथ इन हैंसबर्ग डोमिनेशन,
हैंसबर्ग के डोमिनेशन में, एंड इन रशिया में भी द हैंसबर्ग रूल्स गारंटीड मोर ऑटोनॉमी। जो हैंसबर्ग जो रूल्स था वो और भी उदारता अपने प्रजा की तरफ दिखाया। तो द हैंसबरियन इन 1867, हैंसबरियन के लिए 1867 में। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है जर्मनी, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट एसोसिएशन विद द डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। 1848 के बाद जो नेशनलिज्म का जो फीलिंग्स था, मतलब यूरोप को जो यूनाइट करने के लिए वो डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन, मतलब जो रिवोल्यूशन से अब ये होना पॉसिबल नहीं था। इस कारण द कंजर्वेटिव्स नाउ फ्रेम द नेशनलिस्ट सेंटीमेंट टू प्रमोट द स्टेट पावर एंड टू अचीव द पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर द यूरोप। तो जो लोग थे उसमें तो क्या सोचे कि अब तो रिवोल्यूशन द्वारा हम लोग यूनाइट नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने अपना जो स्टेट का जो पावर था उसको बढ़ाने का सोचा, और जो यूरोप पे अपना जो पॉलिटिकल डोमिनेंस को स्थापित करने के लिए यही ठीक समझा। द लिबरल मूवमेंट ऑफ द मिडिल क्लासेस, जो लिबरल मूवमेंट था मिडिल क्लास की इन जर्मनी में हैड अर्लियर बीन रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्स ऑफ मोनार्ची एंड द मिलिट्री। उनको रिप्रेस्ड कर दिया गया था, मतलब लिबरल मूवमेंट जो मिडिल क्लास का था जो जर्मनी में, वो रिप्रेस्ड कर दिया गया था मोनार्ची और मिलिट्री द्वारा। दिस रिप्रेशन वाज आल्सो सपोर्टेड बाय लार्ज लैंड ऑनर्स। जो बहुत बड़े बड़े जो लैंड ऑनर्स थे वो भी इसमें सपोर्ट किए थे मोनार्ची और मिलिट्री का ऑफ द प्रूसिया के। आफ्टर दैट, उसके बाद प्रूसिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट ऑफ द नेशनल यूनिफिकेशन। उसके बाद जो प्रूसिया था इसका पूरा कार्यभार संभाल लिया था नेशनल यूनिफिकेशन का। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है ओटोमन बिस्मार्क। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। ओटोमन बिस्मार्क द चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रूसिया। जो ओटोमन बिस्मार्क थे वो प्रूसिया के चीफ मिनिस्टर थे। वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, उनको इस प्रोसेस के आर्किटेक्ट माना जाता है। ही टुक द हेल्प ऑफ द प्रूसियन आर्मी, उन्होंने प्रूसियन आर्मी का हेल्प लिया, एंड द ब्यूरोक्रेसी का इन दिस इंडेवर, इस मतलब लड़ाई में। 3 वॉर वेयर फॉट, 3 लड़ाई लड़े गए ओवर 7 ईयर, 7 साल के अंदर में, विथ ऑस्ट्रिया डेनमार्क एंड फ्रांस, ऑस्ट्रिया डेनमार्क और फ्रांस के साथ। द वॉर इंडेड इन प्रूसिया विक्ट्री, जो वार खत्म हुआ प्रूसिया के जीत के साथ। एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, और ये जो प्रोसेस था यूनिफिकेशन का उसको पूरा किया गया। द प्रूसियन किंग विलियम फर्स्ट, जो प्रूसिया के जो किंग थे विलियम फर्स्ट, वॉज प्रोक्लेम द जर्मन एम्पायर, उनको जर्मन एम्पायर बनाया गया। इन द सेरेमनी हेल्ड एट द वर्लिसिस इन जनवरी 1871, जो सेरेमनी हुआ था वर्लिसिस में जनवरी 1871 में। द न्यू स्टेट प्लेस ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, जो नया जो ये देश बना था वो जो डालता था करेंसी को मॉडर्नाइज करने में, बैंकिंग को, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी, लीगल और जुडिशियल जो सिस्टम था जर्मनी में उनको मॉडर्नाइज करने में ये ज़्यादा जोर डालता था। प्रूसिया मेजर एंड प्रैक्टिस ऑफन बिकम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्मनी, जो ये प्रूसिया जो का ये जो काम जो ये दिखाया था, मतलब जो अपने कंट्री को यूनिफिकेशन करके ये दिखाया था, ये पूरे जर्मनी के लिए एक मॉडल बन गया था। तो यहाँ पे ये पहला चैप्टर खत्म होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।